हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हेलो एस्पिरेंट, बिना टाइम वेस्ट किए अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो देखो, सबसे पहले भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं सदी तक रहा। कि भारत में जब गुर्जर जो प्रतिहार जो वंश है इसका जो शासनकाल जो रहा वो कब से कब रहा, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर शब्द का उल्लेख आलेखिक रूप से सर्वप्रथम हुआ। मतलब जो बादामी के जो चालुक्य नरेश है पुलकेशिन सेकंड, इनके ऐहोल अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर जो शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के अभिलेख से हमें सबसे पहले गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे आगे देखते हैं कि प्रारंभ में इनकी शक्ति का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, मारवाड़ था। गुर्जर जो प्रतिहार थे इनकी प्रारंभ में इनकी जो शक्ति का जो केंद्र था वो क्या था, मारवाड़ था। उस समय यह क्षेत्र गुजरात्रा प्रदेश कहलाता था। जो मारवाड़ था वो गुर्जर प्रतिहारों के कारण कौन सा प्रदेश कहलाता है, गुजरात्रा या गुर्जर प्रदेश कहलाता था। बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में 72 देशों के वर्णन में एक कुचेलो बताया। मतलब चीनी यात्री थे हेनसांग, इन्होंने 72 देशों के बारे में वर्णन किया, उसमें एक कुचेलो मतलब गुर्जरों के बारे में बताया। और उसकी जो राजधानी था वो पीलो मोलो मतलब भीनमाल बताया, जिसको उसने हेनसांग ने अपनी भाषा में बताया, पीलो मोलो या भीनमाल बताया। इसके बाद में हर्ष चरित्र में भी इस बात का उल्लेख है, हर्ष चरित्र में भी इस बात का उल्लेख है। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत में गुर्जर जो प्रतिहार वंश है इसका जो शासन काल था वो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख से मिलता है, जिसमें गुर्जर शब्द सर्वप्रथम वहाँ पे मिलता है। इसके बाद में इनकी जो शक्ति का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, मारवाड़ था। और उस समय इस जो मारवाड़ क्षेत्र है इसको क्या बोलते थे, गुजरात्रा प्रदेश या गुजरात्रा या गुर्जर प्रदेश कहते थे। और चीनी यात्री जो हेनसांग है उसने अपनी पुस्तक में 72 देशों के वर्णन में कुचेलो मतलब बताया है, इनको मतलब कुचेलो बताया है, मतलब गुर्जर बताया है। और जिसकी राजधानी क्या थी, पीलो मोलो या भीनमाल थी। और इसका हर्ष चरित्र में भी इसका उल्लेख है। तो देखो इसके बाद में बात करते हैं, प्रतिहार जो थे उत्तर पश्चिम सीमांत के क्या थे, रक्षक थे। मतलब उत्तर पश्चिम से जो आक्रमणकारी आते थे उनसे हमारी क्या करते थे, रक्षा करते थे। राष्ट्रकूट राजा हुआ दंती दुर्ग, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जरों ने प्रतिहारी मतलब द्वारपाल का काम किया था। दंती दुर्ग ने जो हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया उसमें गुर्जरों ने क्या काम किया, द्वारपाल या प्रतिहारी का काम कराया। प्रतिहारी का मतलब होता है गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार मतलब द्वारपाल। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। मिहिर भोज ने जो ग्वालियर अभिलेख लिखवाया उसमें प्रतिहारों को किसका वंशज बताया, राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया। मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, 26 शाखाओं का। अब ये 26 शाखाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। वैसे तो मुणोत नैन्सी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया है, लेकिन अपन को 26 नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी मेन शाखा है प्रतिहारों की, मंडोर शाखा, भड़ोत शाखा, उज्जैन शाखा, कन्नौज शाखा और जालोर शाखा। मंडोर, भड़ोच, उज्जैन, कन्नौज, जालोर। मंडोर शाखा, भड़ोच शाखा, उज्जैन शाखा, कन्नौज शाखा, जालोर शाखा। तो ये गुर्जर प्रतिहारों की 5 शाखाएं आपको मुख्य दिखाई गई हैं।
जिसमें कौन कौन सी है, मंडोर, भड़ोच, उज्जैन, कन्नौज, जालोर। तो आप इसको 2 बार बोलेंगे मेरे साथ तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण शाखा थी वो मंडोर शाखा थी, जिसमें जो सबसे प्राचीन है और सबसे महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार हैं, कहने का मतलब है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। मतलब गुर्जर प्रतिहारों का जो जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ से राजा कौन है, हरिश्चंद्र। इसको गुर्जर प्रतिहारों का क्या कहते हैं, आदि पुरुष भी कह सकते हैं, मूल पुरुष भी कह सकते हैं, संस्थापक भी कह सकते हैं। ये सारे इनके बारे में हैं। इसके बाद में देखते हैं हरिश्चंद्र या रोहिलादित्य। हरिश्चंद्र के नाम है रोहिलादित्य। इसकी क्या थी, 2 पत्नियां थी। एक जो पत्नी थी वो थी ब्राह्मणी, दूसरी थी क्षत्राणी, जिसका नाम था भद्रा। तो देखो, ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार। जो ब्राह्मण हरिश्चंद्र की जो ब्राह्मण जो पत्नी थी उससे जो उत्पन्न संतान है वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, और क्षत्राणी भद्रा से उत्पन्न जो प्रतिहार है वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। अब देखो, दद्दा के 4 पुत्र थे। भद्रा के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कौन से, भोगभट्ट, कंदक, रज्जिल और दह। भोगभट्ट, कंदक, रज्जिल और दह, ये भद्रा के पुत्र हैं। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। मूल पुरुष हरिश्चंद्र हो गया और उसकी 2 पत्नियां थीं। जो क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा, उसके 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे, भोगभट्ट, कंदक, रज्जिल और दद। और इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या की, स्थापना की। तो इसको आगे चलते हैं। इसी शाखा का शासक जो था नागभट्ट फर्स्ट, रज्जिल का पोता था, सबसे प्रतापी शासक था। मतलब गुर्जर प्रतिहार जो वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक कौन है, नागभट्ट फर्स्ट। राज्य सुदृढ़ होने पर इसने अपनी जो राजधानी है वो क्या बनाया, मेड़ता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागभट्ट ने गुर्जर जो प्रतिहार राजवंश है मंडोर, उसकी राजधानी किसको बनाया, मेड़ता को बनाया। नागभट्ट ने राजधानी किसको बनाया, मेड़ता को बनाया। 2 बार बोलेंगे आप मेरे साथ, राजधानी किसको बनाया, मेड़ता को बनाया। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ते हैं, नागभट्ट हो गया। इस वंश के 10वें शासक थे सिलूक। सिलूक ने वल्ल देश में अपनी सीमा को बढ़ाया। सिलूक शासक हुआ, उसने वल्ल देश में अपनी सीमा को बढ़ाया। वल्ल मंडल के शासक भाटी देवराज को युद्ध में हराकर राज्य का स्वामी बना। सिलूक ने किसके अपनी सीमा को वल्ल देश तक बढ़ाया, और वल्ल मंडल के जो शासक था भाटी देवराज, उसको हराकर वहाँ का राजा बन गया, कहने का मतलब। अब देखो, बहुत बढ़िया काम है। सिलूक के 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। एक भाटी वंश की पद्मिनी, जिससे बऊक नामक पुत्र पैदा हुआ। एक दूसरी रानी थी दुर्लभ देवी, जिससे कक्कुक नामक पुत्र हुआ। तो भाटी वंश से जो पद्मिनी थी उसके तो हुआ बऊक, और रानी दुर्लभ जो थी, दुर्लभ देवी, उससे हुआ कक्कुक। तो ये किसकी बात चल रही है, सिलूक की 2 पत्नियां थीं। 2 पत्नियों में किसके क्या हुआ यह भी बता दिया। सिलूक के 2 पत्नियां थीं, एक तो पद्मिनी जिसके बहू पैदा हुआ, एक रानी दुर्लभ देवी, उसके कौन पैदा हुआ, कुक्कुक। हाँ, अब देखो, बऊक शासक बनता है इसके बाद में। बऊक द्वारा भोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को पराजित किया। बऊक ने क्या किया, भोकुपा के युद्ध में किसको पराजित किया, राजा मयूर को पराजित किया। इसकी जानकारी 1837 ईस्वी के जोधपुर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। मतलब बऊक ने भोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को पराजित कर दिया। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जोधपुर प्रशस्ति में मिलती है। पूरी पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। बऊक था, उसने भोकुपा के युद्ध में किसको हराया, राजा मयूर को हराया।
और इसकी जानकारी 837 को बहुत ध्यान से रखेंगे आप। जोधपुर प्रशस्ति से इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ रहा है आपको। चलते हैं आगे। इसके बाद में शासक बनता है कक्कुक। कक्कुक ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो घटियाला अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछ लेता है कि घटियाला जो अभिलेख है वो किसने उत्कीर्ण कराया? कक्कुक ने। कक्कुक ने घटियाला तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित कराए। कक्कुक ने घटियाला में और मंडोर में क्या स्थापित करवाए? जय स्तंभ स्थापित करवाए। इसके बाद में अपन देखते हैं इंदिरा शाखा के प्रतिहारों ने चूंडा को 1395 ईस्वी में दहेज में दे दिया। इंदिरा शाखा के प्रतिहारों ने चूंडा को 1395 में दहेज दे दिया। इस घटना के साथ ही मंडोर के प्रतिहारों के राजनीतिक विस्तार का पतन हो गया। मतलब इंदिरा शाखा के प्रतिहारों ने चूंडा को 1395 में दहेज में दे दिया। इस घटना के साथ ही मंडोर के प्रतिहारों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो इसके बाद में चलते हैं जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार। नागौर प्रथम को जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछ ले कि बताओ जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर जो प्रतिहार वंश हैं इनका संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। दक्षिण पश्चिम के अरब आक्रमणों को दक्षिण पश्चिम के अरब आक्रमणों को विफल करने के कारण ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक या नारायण कहा गया है। किसको कहा गया है? नागभट्ट फर्स्ट को। सबसे पहले देखो नागभट्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? नागभट्ट जो फर्स्ट है जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का क्या है? संस्थापक है। इसने क्या किया? दक्षिण पश्चिम के अरब जो आक्रमणों को विफल करने के लिए ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक या नारायण कहा गया है इसको। मतलब दक्षिण से और पश्चिम से जो अरब आक्रांता आते थे उनको इसने क्या करते थे? इसने क्या किया था? विफल किया था नागभट्ट फर्स्ट ने। इसलिए नागभट्ट फर्स्ट ने ग्वालियर जो प्रशस्ति है उसमें मलेच्छों का नाशक या नारायण कहा है इसको। नागभट्ट फर्स्ट के दरबार को देखो, ये भी बहुत अच्छा है, वैसे तो बहुत बार आएगा। नागभट्ट फर्स्ट का जो दरबार है इसको नागावलोक दरबार कहा जाता था। नागभट्ट फर्स्ट का जो दरबार था उसको क्या कहा जाता था? नागावलोक कहा जाता था। अरब लेखक बिलादुरी का कथन है कि खलीफा के सेनापति ने अनेक प्रदेशों को विजित किया परंतु वह उज्जैन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। कोई अरब लेखक था, कौन था? बिलादुरी। उसने क्या किया? जो अरब में जो सर्वोच्च राजा होता है उसको खलीफा बोलते हैं। खलीफा के सेनापति ने अनेक प्रदेशों को क्या किया? विजित किया, मतलब वो जीता, लेकिन उज्जैन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। इसके बाद में अपन देखते हैं नागभट्ट फर्स्ट ने भड़ोच पर अपना अधिकार कर लिया। नागभट्ट फर्स्ट ने कहाँ अधिकार कर लिया? भड़ोच पे अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम को अपने समकालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके समकालीन राष्ट्रकूटों से भी इसको संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद में देखते हैं दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया था। इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं ना। दंती दुर्ग ने उज्जैन में क्या कराया था? जैसे अशुभ मेघ यज्ञ होता है वैसे हिरण्य गर्भ यज्ञ किया। इस अवसर पर गुर्जर नरेश नागभट्ट फर्स्ट द्वारपाल या प्रतिहार क्या गए थे? नियुक्त किए गए थे। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। तो देखो दंती दुर्ग ने क्या कराया? हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया और इस अवसर पर नागभट्ट जो फर्स्ट है उसको क्या नियुक्त किया गया था? प्रतिहार नियुक्त किया गया था। बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कुकुस्थ। नागभट्ट फर्स्ट के पश्चात इसका जो भतीजा है ना कुकुस्थ या कक्कुक सिंहासन पर बैठा। सबसे पहले नागभट्ट, उसके बाद में कुकुस्थ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नागभट्ट के बाद में कुकुस्थ सिंहासन पर बैठा और कुकुस्थ के बाद में बनता है देवराज। कुकुस्थ
की मृत्यु के पश्चात उसका भाई जो है ना, भाई देवराज सिंहासन पर बैठा। कुकुस के बाद देवराज, बस आपको शासकों का क्रम याद रखना है। नागभट्ट, नागभट्ट के बाद कुकुस, कुकुस के बाद देवराज, इसके बाद में है वत्सराज। इंपॉर्टेंट है 783 से 795। गुर्जर जो प्रतिहार जो वंश है, इसका कोई वास्तविक संस्थापक है तो वो है वत्सराज। हरिवंश पुराण के लेखक जिनसेन जो है इसी के समकालीन थे, मतलब इसी के टाइम पे, जैसे अभी कह सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने समकालीन है, वैसे ही हरिवंश पुराण के जो लेखक हैं जिनसेन, वो किसके समकालीन थे? वत्सराज के समकालीन थे। और वत्सराज जो है वो गुर्जर जो प्रतिहार वंश है उसका वास्तविक संस्थापक है। इसका कालक्रम 83 से 95, 783 से 795 रहता है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, उदोतन सूरी ने कुवलय माला, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उदोतन सूरी के ग्रंथ का क्या नाम है? कुवलय माला, जो जालोर भीनमाल में लिखी है। इसमें 18 देसी भाषाओं का क्या है? उल्लेख मिलता है। जालोर में लिखे, हो सकता है ये कहना ये चाह रहा है कि वत्सराज के समय पे ही था, है ना। उदोतन सूरी था, उसकी बुक का नाम है कुवलय माला, जो जालोर में भीनमाल में लिखी गई है। इसमें 18 देसी भाषाओं का क्या है? वर्णन मिलता है। अब देखो 18 देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है, तो देखो इसमें क्या कहता है? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण से राष्ट्रकूट, उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। मतलब कन्नौज को पाना था तो उसके लिए पूर्व से दक्षिण बंगाल से पाल, दक्षिण से राष्ट्रकूट और उज्जैन से प्रतिहारों के मध्य क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो कई बार पूछा गया है कि कन्नौज को प्राप्त करने के लिए किन राजवंशों के बीच में संघर्ष हुआ? तो बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और उत्तर पश्चिम के उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और ये किसके समय हुआ? ये वत्सराज के समय हुआ। ये इसमें मेन बात है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। मतलब ये वत्सराज के समय हुआ और इसी ने इसकी शुरुआत की थी। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को क्या किया था? परास्त किया था। वत्सराज ने कन्नौज के शासक किसको पराजित किया? इंद्रायुध को। और वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हो गया। वत्सराज ने देखो इंद्रायुध को भी हरा दिया, कन्नौज का जो शासक था, और उसके बाद में पाल नरेश के जो शासक है धर्मपाल, उसको भी पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट जो नरेश है ध्रुव है, उससे क्या हो गया? पराजित हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट फर्स्ट का बारे में अपन देख लिया, एक बार चाहें तो सरसरी दृष्टि से बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। चलो हाँ, वत्सराज के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं नागभट्ट सेकंड की। हाँ, नागभट्ट सेकंड, हाँ नागभट्ट सेकंड 795 से 883। इसका दरबार भी जो है नागावलोक दरबार का है। जो भी नागभट्ट नाम से शासक बनेगा उसके दरबार का क्या नाम हो जाएगा? नागावलोक। अब देखो ये उपाधि लेना स्टार्ट हो गया। इसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज या परमेश्वर की इसको उपाधि इसने धारण की थी। नागभट्ट सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद में चलते हैं आगे। इसने क्या किया? इसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। मतलब नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को जीता। और उस संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वत्सराज से हुई। इसके शासनकाल, जो नागभट्ट सेकंड के शासनकाल की बात कर रहा है, भारत के राष्ट्रकूट नरेश कौन था? गोविंद तृतीय ने नागभट्ट फर्स्ट पर आक्रमण किया और पराजित किया। मतलब दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट हैं उसके नरेश है गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को क्या किया? आक्रमण किया और उसको पराजित किया। उसके बाद में गोविंद राज नरेश नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। गोविंद राज गुवक फर्स्ट ने, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गोविंद राज जो है नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत था। और गोविंद राज गुवक फर्स्ट ने सुल्तान बेग वारिस को हराया। गोविंदराज या गुवक फर्स्ट ने किसको हराया? सुल्तान बेग वारिस को हराया। इसके बाद में देखते हैं, देखो
गोविंद तृतीय ने बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। बिल्कुल छोटे छोटे फैक्ट हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे आता है, खुम्माण रासों से पता चलता है कि गुहिल वंश के राजा खुम्माण ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया। खुम्माण रासों, जिसे क्या पता चलता है कि गुहिल वंश के राजा खुम्माण ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, संघर्ष किया। इसके बाद में खुम्माण भी नागभट्ट सेकंड का सामंत था। खुम्माण भी क्या था, नागभट्ट सेकंड का ही सामंत था। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई। जो कन्नौज में त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था, उसकी अंतिम रूप से विजय किसकी हुई, प्रतिहारों की। नागभट्ट सेकंड के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है रामभद्र। रामभद्र 833 से 876। नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है रामभद्र सिंहासन पर बैठा। बिल्कुल सही बात है। रामभद्र के समय बंगाल नरेश देवपाल ने गुर्जर साम्राज्य के कुछ प्रदेशों जैसे पूर्वी बिहार, उड़ीसा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। दोबारा से देखते हैं कि रामभद्र के समय बंगाल का जो नरेश था देवपाल ने गुर्जर जो प्रतिहार, जो गुर्जर साम्राज्य के कुछ जो प्रदेश हैं जैसे पूर्वी बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब महत्वपूर्ण जो शासक आता है मिहिर भोज। सबसे मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वत्सराज चौहान से स्टार्ट हुआ, वत्सराज से स्टार्ट हुआ, वास्तविक संस्थापक। इस वंश का जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था, मिहिर भोज। मिहिर यह रामभद्र व अप्पा देवी का पुत्र था। मिहिर भोज कौन था, रामभद्र व अप्पा देवी का पुत्र था। मिहिर भोज कौन था, रामभद्र और अप्पा देवी का। इसका सर्वप्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है। मिहिर भोज का कौन सा अभिलेख है, वराह अभिलेख है, जो 836 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है, 836 से। इसका कालक्रम भी देख लो, 836 से 885, 836 से 885 मिहिर भोज का कालक्रम। देखो इसके बाद में देखते हैं, इसका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो अभिलेख है वो ग्वालियर प्रशस्ति है, जिसमें इस वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। मिहिर भोज का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है वो कौन सा है, ग्वालियर प्रशस्ति है, जिसमें इस वंश के बारे में क्या मिलती है, सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मिहिर भोज एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मिहिर भोज ने क्या की, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या रखा इसने, कन्नौज को इसकी राजधानी बनाया। मिहिर भोज ने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज। बिल्कुल ध्यान में रखना है, मिहिर भोज राजधानी कन्नौज, मिहिर भोज राजधानी कन्नौज। देखो इसके बाद में चलते हैं। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिवरा। कोई पूछ ले आपको कि ग्वालियर अभिलेख जो है उसमें मिहिर भोज की उपाधि क्या है, वो है आदिवरा। इसने अपनी मुद्राओं पर आदिवरा की उपाधि धारण की। तो देखो जितने भी अपने गुर्जर प्रतिहार पढ़े हैं, तो आदिवरा की उपाधि तो केवल मिहिर भोज ने ली है। आगे जिसने भी लेंगे उसको देख लेंगे अपन, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आदिवरा की जो उपाधि है वो किसने धारण की, मिहिर भोज ने। दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया है। मिहिर भोज को दौलतपुर जो अभिलेख है उसमें क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया है प्रभास। इसके बाद में देखते हैं, अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के कुशल प्रशासन व शक्तिशाली शासक बताया। कि अरबी जो यात्री है उसने मिहिर भोज को क्या बताया है, कुशल प्रशासक बताया है और एक शक्तिशाली राजा बताया है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात बोली है, सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। बोले ये तो इस्लाम का दुश्मन है, इस मुसलमानों को मारना चाहता है। तो सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। देखो इसके बाद में देखते हैं, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष और कृष्ण सेकंड से मिहिर भोज का संघर्ष हुआ। जो राष्ट्रकूट शासक है वो अमोघ वर्ष और कृष्ण सेकंड से मिहिर भोज का क्या हुआ, संघर्ष हुआ। बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो राष्ट्रकूट जो शासक था अमोघ वर्ष, उसका कृष्ण सेकंड से मिहिर भोज का संघर्ष हुआ। मिहिर भोज को अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा।
देवपाल पाल वंश का महान व पराक्रमी शासक था। देवपाल जो था पाल वंश का महान और प्रतापी शासक था, बहुत पावरफुल लीडर था कहने का मतलब। इसके बाद में बात करते हैं स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य का शासन अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप दिया। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख है कि मिहिर भोज ने को क्या करनी थी, तीर्थ यात्रा करनी थी। इसके लिए उसने क्या किया, राज्य का जो शासन है अपने जो पुत्र है ना महेंद्रपाल को क्या कर दिया, सौंप दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। महेंद्रपाल मिहिर भोज के बाद में देखो कौन सा, हाँ तो बच्चों अब देखते हैं महेंद्रपाल। 885 से 910 महेंद्रपाल का शासनकाल रहा। क्या कहता है कि मिहिर भोज के बाद में महेंद्रपाल बनता है, उसका पुत्र महेंद्रपाल जो है प्रत्यार वंश का शासक बना। हाँ अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका जो राजकवि था ना, महेंद्रपाल का राजकवि कौन था, राजशेखर था। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि राजशेखर किसका राजकवि था, तो महेंद्रपाल का द्वारा रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र आदि उपनामों से संबोधित करता था। इसका राजकवि जो द्वारा राजकवि राजशेखर द्वारा जो महेंद्रपाल को क्या क्या बोलता था, जैसे आजकल बोलते हैं सोना बाबू जादू टोना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, वैसे ही राजशेखर जो है जो महेंद्रपाल का जो राजकवि था उसको बोलता था रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र आदि उपनामों से क्या करता था, संबोधित करता था। इसके बाद में देखते हैं माता को जो नाम था चंद्र भट्टारिका देवी। महेंद्रपाल की जो माता थी उसका नाम था चंद्र भट्टारिका देवी। महेंद्रपाल की माता का नाम क्या था, चंद्र भट्टारिका देवी। इसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर नामक उपाधियां धारण की। देखो महेंद्रपाल ने कोई उपाधि नहीं छोड़ी, परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर नामक उपाधियों को क्या किया, धारण किया। अब देखो काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वेशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी आदि ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वेशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई, राजशेखर के द्वारा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वेशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी ग्रंथों की रचना किसने की, राजशेखर ने। अन्य ग्रंथ था हरविलास और भुवन कोश। अन्य ग्रंथ कौन से हैं, हरविलास और भुवन कोश। लेकिन महत्वपूर्ण कौन से राजशेखर के ग्रंथ, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वेशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी आदि ग्रंथों की रचना महेंद्रपाल ने की, उसने राजशेखर ने की, सॉरी ना। आगे देखते हैं महेंद्रपाल के दो अभिलेख काठियावाड़ और ऊना नामक स्थान पर मिलते हैं। महेंद्रपाल के दो अभिलेख कहाँ मिलते हैं, एक तो काठियावाड़ मिलता है, दूसरा ऊना मिलता है। कल्हण की राज तरंगिणी से महेंद्रपाल द्वारा दधिक्य वंश को पराजित कर पंजाब सिंध क्षेत्र पर अधिकार करने की जानकारी मिलती है। कोई आपसे पूछ ले कि कल्हण की राज तरंगिणी से महेंद्रपाल द्वारा किसको पराजित करके पंजाब या सिंध क्षेत्र पर अधिकार करने की जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, किसको पराजित करके, दक्कीय वंश को पराजित करके। इसके बाद में देखते हैं सौराष्ट्र क्षेत्र पर महेंद्रपाल का क्या था, अधिकार था। जो वर्तमान में जो गुजरात में पड़ता है ना सौराष्ट्र क्षेत्र, इस पे किसका अधिकार था, महेंद्रपाल का अधिकार था। इसके बाद में देखते हैं मगध से महेंद्रपाल के अभिलेख रामगया, गुनेरिया और ईंटखोरी प्राप्त हुए। मगध से महेंद्रपाल के जो अभिलेख हैं वो रामगया, गुनेरिया और ईंटखोरी प्राप्त हुए। बंगाल से पहाड़पुर अभिलेख भी महेंद्रपाल का मिला है ना, तो बंगाल से पहाड़पुर अभिलेख मिला है। तो ये तो सारी जानकारी थी महेंद्रपाल की। नेक्स्ट है कि महेंद्रपाल के बाद में शासक बनता है बौद्ध सेकंड। कौन शासक बनता है, बौद्ध सेकंड।
महेंद्रपाल के शासन के बाद उसका जो पुत्र है भोज सेकंड, वो क्या बनता है, शासक बनता है। भोज सेकंड का जो उल्लेख है एशियाटिक सोसाइटी और ताम्रपत्र में हुआ है। भोज सेकंड का उल्लेख कहाँ हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है, भोज सेकंड का। इसके बाद में बात करते हैं, भोज सेकंड के बाद में शासक बनता है महिपाल फर्स्ट। 914 से 943 तक इसका कार्यकाल था। महिपाल एक कुशल प्रतापी शासक था। महिपाल कैसा शासक था, कुशल और प्रतापी शासक था। राजशेखर महिपाल का राजगुरु था, जिसने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण जैसे ग्रंथों की रचना की राजशेखर ने। वो महिपाल जो था ना, महिपाल फर्स्ट, उसका क्या था, महेंद्रपाल के टाइम पे भी था ये ना, राजगुरु था। राजशेखर महिपाल को आर्यव्रत, देखो राजशेखर का काम ही क्या है, उपाधियाँ देना। महेंद्रपाल को क्या क्या उपाधियाँ दी आपने वहाँ पे पढ़ा। राजशेखर महिपाल को क्या बोलता था, आर्यव्रत का महाराजाधिराज, आर्यव्रत का महाराजाधिराज, और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। महिपाल को क्या दी, आर्यव्रत का महाराजाधिराज और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। देखो इसके बाद में 1915 में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया, और इसके समकालीन जो राष्ट्रकूट वंश में इंद्र तृतीय का राज्य था। मतलब अल मसूदी पूछ ले आपसे 1915 में आया, किसके टाइम पे आया, तो आपको बताना है महिपाल के टाइम पे आया है, महिपाल के टाइम पे आया। हाँ, इसके बाद में देखते हैं, इंद्र तृतीय ने मालवा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर उज्जैन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इंद्र तृतीय के वापस चले जाने के बाद कन्नौज पर पुनः अधिकार महिपाल ने प्राप्त कर लिया। तो इसके बाद में चलते हैं महेंद्रपाल द्वितीय। अब देखो महेंद्रपाल द्वितीय में क्या खास बात है, इसका जो कार्यकाल है 945 से 938। महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन पे कौन बैठता है, महिपाल के बाद महेंद्रपाल सेकंड, और महेंद्रपाल के बाद में बढ़ता है देवपाल। देवपाल की उपाधियां देखो, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। इन उपाधियों की जानकारी 1948 के शिलालेख में मिलती है। तो देखो इसकी उपाधि देख लो, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। तो ये तो बहुत सारे राजाओं की कुछ कॉमन बात, कुछ भी खास नहीं है। उपाधियों की जो जानकारी है 948 के शिलालेख में मिलती है। इसके बाद में देवपाल के बाद में शासक बनता है विनयपाल। कौन बनता है, विनयपाल। विनयपाल के बारे में देखो, इसके समय हरिसेन ने वृहत कथाकोश, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है कि विनयपाल के समय हरिसेन ने किसकी रचना की, वृहत कथाकोश की रचना की। विनयपाल एक विद्वान, कुशल और जनता प्रिय या प्रजा हितकारी शासक था। इसमें देखो ये बात याद करने की नहीं है, इसमें देखो याद करने की क्या बात है, इसमें याद करने की बात है कि विनयपाल के समय हरिसेन ने वृहत कथाकोश की क्या की, रचना की। अब देखो इसके बाद में अपन शासक आता है महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय देखो, इसका 1955 ईस्वी का बयाना अभिलेख मिलता है। मतलब महिपाल द्वितीय के बारे में इतनी जानकारी है कि इसको 1955 में बयाना जो भरतपुर में है वहाँ का अभिलेख मिलता है, और कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में। इसके बाद में शासक बनता है विजयपाल। राजौर अभिलेख में इसे क्षितिपाल देव का पुत्र बताया गया है। विजयपाल को किसका पुत्र बताया गया, क्षितिपाल देव का, राजौर अभिलेख में। विजयपाल के समय गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कई हिस्सों में बंट चुका था। कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ किसके समय गुर्जर जो प्रतिहार जो राजवंश है कई हिस्सों में बंट गया, तो आप कहोगे विजयपाल के समय बंट गया, है ना। इसके बाद में आता है राज्यपाल। विजयपाल के बाद राज्यपाल। विजयपाल की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र है ना राज्यपाल, 1990 ईस्वी में क्या हुआ, सिंहासन पर बैठा। विजयपाल की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र है राज्यपाल 1990 में सिंहासन पर बैठा। राज्यपाल के समय देखो ये यहाँ से बढ़िया चीज़ है। हाँ जी, तो राज्यपाल की अपन बात करते हैं। हाँ, राज्यपाल देखो, राज्यपाल में देखो क्या है, राज्यपाल।
विनयपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो राज्यपाल है 1990 में सिंहासन पर बैठा। कोई खास बात नहीं है, विनयपाल के बाद बन रहा है, पर यह बात ध्यान रखा है। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शासक के शासनकाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल, किस शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? तो राज्यपाल के समय। किसके समय? राज्यपाल के समय। ये इंपॉर्टेंट बात है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय राज्यपाल किसी भी शासक से सहायता नहीं की। मतलब जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो राज्यपाल की किसी भी शासक ने क्या की? सहायता नहीं की। इसके बाद में बात करते हैं त्रिलोचन पाल और यशपाल, दो ही शासक हैं। त्रिलोचन पाल की बात करते हैं। राज्यपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल प्रतिहार वंश का शासक बना। और मतलब राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल 1919 में महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण कर त्रिलोचन पाल को पराजित किया गया। मतलब 1919 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लास्ट शासक है यशपाल। देखो, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 10,036 लेख पर लेख मिला है जिसमें यशपाल व उसके दान का वर्णन मिलता है। मतलब बहुत दानी शासक होगा शायद। और 1093 ईस्वी के लगभग चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज जीतकर इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। देखो, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लास्ट में 1093 में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया और कन्नौज छीनकर और प्रतिहारों का क्या कर दिया? अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।